नमस्कार साथियों, जेके शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि हमारे रीट के सिलेबस में है। यहाँ तक कि फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड हो, सभी तमाम एग्ज़ाम्स में पूछा जाने वाला शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और सी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट में भी यह अक्सर पूछा जाता है और यह एक प्राथमिक तौर पर पूछा जाता है, क्योंकि यह शिक्षा मनोविज्ञान ही आगे चलकर अन्य विभिन्न आधार बनता है। तो अन्य सभी टॉपिकों में यह प्रमुख रूप से इसका आधार स्तंभ कहलाता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हम आपको सभी नोट्स जो रीड के जो महत्वपूर्ण जो भी सिलेबस है वो सब करवाएंगे अपन। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और इसको अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्लीज़ चलते हैं, शुरुआत करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान किससे बना है। शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो शिक्षा और मनोविज्ञान यानी कि दो डिवाइडों में डिवाइड करें तो शिक्षा और मनोविज्ञान। तो यह प्रमुख रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो शिक्षा और एक है मनोविज्ञान। अब दोनों का अपन अलग अलग अर्थ देख लेते हैं कि शिक्षा के क्या अभिप्राय है और मनोविज्ञान से क्या अभिप्राय है। देखिए, शिक्षा से अभिप्राय होता है कि व्यवहार में परिवर्तन, यानी कि हम अगर कहीं स्कूल में जाते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो, इसीलिए हम स्कूल में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो शिक्षा का अर्थ हो गया व्यवहार में परिवर्तन या व्यवहार का परिमार्जन, या व्यवहार का परिमार्जन कह सकते हैं हम इसको, या हम व्यवहार को विकसित करना। और मनोविज्ञान का अर्थ होता है कि मानव द्वारा किया गया अध्ययन। मानव के व्यवहार का अगर हम अध्ययन करेंगे तो वह एक प्रकार का मनोविज्ञान कहलाएगा, यानी कि व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। जबकि मानव के व्यवहार में परिवर्तन करना शिक्षा का कार्य होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा देखते हैं अपन कि परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखाओं को शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती हैं। यानी कि जो मानव के व्यवहार में अध्ययन करने वाली जो मनोविज्ञान की जो एक शाखा है वह मनोविज्ञान कहलाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान की एक शाखा है कौन, शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन करती है। तो इस प्रकार मानव के व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की एक शाखा मनोविज्ञान कहलाती है। तो ये परिभाषा याद रखिए, परिवर्तित मानव के व्यवहार को, यानी कि व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोवैज्ञानिक शाखा को शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा कहते हैं। अब यानी कि व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना, व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती हैं। अब आइए चलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास। शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करें, क्योंकि जो हमारे जो टॉपिक है वही है शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ तथा परिभाषा है। तो कार्ल सैनिक के अनुसार, देखिए सबसे पहले आता है कार्ल सैनिक, यानी कि आपको ये याद रखना कि युद्ध होने पर हमने कॉल किया और सैनिक आ गए, तो कॉल सैनिक। अब क्या परिभाषा देते हैं कॉल सैनिक, यानी कि ईसा से 5वीं सदी पूर्व यूनानी दार्शनिकों के साथ मनोविज्ञान का आरंभ हो चुका था। यानी कि जो कॉल सैनिक यह कहते हैं कि ईसा से लगभग 5वीं सदी पूर्व ही यूनानी दार्शनिकों ने शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किया था। तो यूनानी दार्शनिक जैसे कि अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, ये इन्होंने सबसे पहले यूनान में शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ कर दिया था। तो इसी कारण जो कार्ल सैनिक है अपना मत स्पष्ट करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में कि ईसा से पूर्व 5वीं शताब्दी पूर्व यूनानी दार्शनिकों ने शिक्षा से मनोविज्ञान का आरंभ होता है। अब चलते हैं, ये तो रही कार्ल सैनिक के अनुसार परिभाषा। अब चलते हैं बी एफ स्किनर के अनुसार। कार्ल सैनिक की परिभाषा होगी। अब बी एफ स्किनर के अनुसार, बी एफ स्किनर क्या कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बी एफ स्किनर क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु से होता है। देखिए, अरस्तु से होता है, यानी कि बी एफ स्किनर जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो आरंभ है वह अरस्तु से मानते। अरस्तु भी एक दार्शनिक थे, तो यह अपना शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु से मानते।
अब अरस्तु से क्यों मानते हैं, तो अरस्तु यानी कि अरस्तु की अध्ययन पद्धति के कारण जो अरस्तु को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो अब ये देखिए कि इन्होंने अरस्तु के अनुसार अध्ययन पकड़ती, अरस्तु की क्या अध्ययन पकड़ती थी। अतः अरस्तु के द्वारा जो भी शिक्षा दी जाती थी उसमें शिक्षा के 3 स्वरूप बताए अरस्तु ने। इसी कारण जो है B.F. स्किनर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु से माना जाता है। तो इन्होंने जो शिक्षा कैसे दी, हम जानते हैं कि देखिए हमें एक कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि शिक्षा को किसी पे थोपी नहीं जा सकती है, या हम एक ही तरीके की शिक्षा किसी को नहीं दे सकते हैं। यानी कि इसी कारण इन्होंने शिक्षा के 3 स्वरूप बताए कि अलग अलग शिक्षा, यानी कि सभी को आप एक तरह की शिक्षा नहीं दे सकते हो। जैसे अगर आप किसी को नैतिक शिक्षा दे रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं कि सभी को आप नैतिक शिक्षा ही दो, किसी को आध्यात्मिक शिक्षा भी दे सकते हो, आप कोई व्यवहारिक शिक्षा भी दे सकते हो किसी को। यानी कि कहने का अर्थ है कि यदि कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि हम उसको डॉक्टर ही बनाएं अगली वाली पीढ़ी को भी, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कोई वकील भी बन सकता है, कोई पुलिस भी बन सकता है। तो इस प्रकार जो अलग अलग शिक्षा दी जाए सभी को, तो इसका सबसे पहले अध्ययन जो है वह अरस्तु ने किया था अपने यूनान में। इसी कारण अरस्तु को जो है वह ऐसा माना जाता है कि B.F. स्किनर जो मानते हैं कि शिक्षा का आरंभ अरस्तु से होता है। और अलग अलग विधियाँ, यानी कि शिक्षा में अलग अलग विधियाँ का प्रयोग करो, जैसे प्रजातांत्रिक विधि है, एकात्मक विधि थे, इस प्रकार अलग अलग विधियों का जो है प्रयोग करना चाहिए हमें शिक्षा को देते समय। और शिक्षा जो है स्वतंत्र और मुक्त हो, यानी कि शिक्षा का जो स्वरूप है वो स्वतंत्र खुला हो। यानी उसमें ऐसा नहीं कि आप एक बाउंडेशन करके शिक्षा में बांध देते हो किसी को कि बस आपको यही शिक्षा करनी होगी, ऐसा नहीं है। शिक्षा के लिए स्वतंत्र एवं मुक्त शिक्षा हो, ओपन शिक्षा हो। तो इस प्रकार जो है वह अरस्तु का मत जो था वह 3 स्वरूप बताए थे शिक्षा में। इसी कारण जो B.F. स्किनर ने जो परिभाषा दी थी वह अरस्तु के संदर्भ में शिक्षा के 3 स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इन्होंने शिक्षा का आरंभ जो है अरस्तु से मानते हैं। अगला जो में वैज्ञानिक पढ़ते हैं अपन, रूसो। अब देखिए रूसो की क्या धारणा है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में। देखिए हमने शिक्षा मनोविज्ञान का एक क्रमबद्ध हम अध्ययन कर रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ कैसे, सबसे पहले कौन आए, तो सबसे पहले कॉल सैनिक आए। सबसे पहले हमने कॉल किया सैनिक को, सैनिक ने बताया कि नहीं, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व यूनानी दार्शनिकों ने जो शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किया। उसके बाद में B.F. स्किनर आते हैं, वह कहते हैं कि अरस्तु ने शिक्षा के 3 प्रमुख स्वरूप दिए, इसी कारण जो आरंभ है अरस्तु से माना जाता है। और अब आते हैं रूसो। देखिए रूसो को भी शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण दार्शनिक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जैसे इंसान को प्रकृति में जाकर खुला छोड़ दो तो वह सब कुछ सीख के आ जाएगा। यानी कि जैसे प्रकृति में जाएंगे तो हम फूलों का अध्ययन करेंगे, बाग में जाएंगे तो बाग में अनेक बागों का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार जंगल में गए तो विभिन्न प्रकार के हमने जैसे टाइगर देखा, टाइगर का अध्ययन किया, और उड़न गिलहरी देखी तो उड़न गिलहरी का अध्ययन किया। तो इस प्रकार अगर कोई जो शिक्षार्थी अगर जितना ज़्यादा प्रकृति में रहेगा उससे प्रकृति से सीखेगा। तो इसी कारण प्रकृतिवादी विचारधारा इन्होंने दी थी कि प्रकृति में रहकर इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। तो इसी कारण प्रकृतिवादी विचारधारा को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। यानी कि इनको प्रकृतिवादी विचारधारा को दिया था, इसी कारण इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है इनको। अगला है जो देखते हैं अपन शिक्षा मनोविज्ञान के, इसी कारण इनको शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलन का सूत्रपात रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा से माना जाता है। तो यहीं से जो है वह शिक्षा के आंदोलन का सूत्रपात आरंभ हुआ, और इन्होंने शिक्षा के विभिन्न सूत्र बताए। जैसे रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा क्या थी, जैसे कि ये कोई प्राणी है, अब ये मान लो ये प्राणी है, ये प्रकृति में इसको खुला छोड़ दो तो ये सब कुछ सीख के आ जाएगा। तो इस प्रकार अधिक से अधिक वह, क्योंकि उस समय जब प्रकृति में जाएगा तो जो सर्वाधिक सक्रिय होगा इंसान, सर्वाधिक एक्टिव होगा, तो वह अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा सर्वाधिक रूप से सीख पाएगा। जैसे हमारे सामने कोई प्रैक्टिकली कोई चीज़ करते हैं तो हम अधिक सीख सकते हैं। तो इस प्रकार जो रूसो ने इस प्रकृतिवादी विचारधारा का समर्थन किया था, इसी कारण शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलन का सूत्रपात यहीं से माना जाता है। अब देखिए रूसो की जो प्रकृतिवादी विचारधारा से अगर क्वेश्चन बनता है तो क्या था, प्रकृति के प्रति मानव अंतःक्रिया नहीं करेगा तब तक प्रकृतिवादी विचारधारा नहीं होगी। यानी कि उसको
प्रकृति में जाकर अंतःक्रिया करनी चाहिए, तभी वह किसी चीज़ को समझ पाएगा, अन्यथा वह चीज़ को समझ नहीं पाएगा। प्राणी का विकास प्रकृति के स्वतंत्र होना चाहिए, यानी कि प्राणी का जो भी विकास है प्रकृति में स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, उसे खुला छोड़ देना चाहिए कि जाओ कुछ भी तुम कर सकते हो। जैसे हमें कोई, अगर हम मानते हैं कि जैसे किसी को हम कह दें कि नहीं भाई तू ये बनना है, तेरे को पुलिस बनना है, तो वो जरूरी नहीं कि भाई पुलिस ही बने, तो नहीं, एक बाउंडेशन नहीं होना चाहिए उसके लिए, उसके स्वतंत्र होना चाहिए उसको कि आपकी इच्छा है, आप क्या बन सकते हो, जिसमें आपकी रुचि होगी तो वह उसकी ज़्यादा रुचि होगी उसमें सर्वाधिक वह एक्टिव होगा और उस चीज़ को वह प्राप्त कर पाएगा, उस लक्ष्य तक वह पहुंच पाएगा। और इस प्रकार अंतःक्रिया प्रकृति में रहकर ही अंतःक्रिया कर सकते हैं। और प्रकृति अलग अलग हो सकती है। योग्यता, जैसे प्रत्येक प्राणी की अलग अलग योग्यता होती है, इसी कारण जैसे कोई टीचर बनता है तो कोई डॉक्टर बनता है तो कोई पुलिस बनना चाहता था। इस प्रकार रूसो ने कहा कि सभी प्राणियों की अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा होती है, अलग अलग योग्यता होती है, अलग अलग प्रकृति में रहकर वह सर्वाधिक रूप से सक्रिय रूप से सीख सकता है। तो यह थी हमारी रूसो की जो प्रकृतिवादी विचारधारा। हम अभी तक देखिए 3 वैज्ञानिक पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कॉल सैनिक, हमने सबसे पहले कॉल किया, कॉल सैनिक आया, उसके बाद में BF स्किनर आया, BF स्किनर के बाद में रूसो। अब हम पढ़ते हैं स्टैनले हॉल। इनका हाल खराब हो गया था, स्टैनले हाल। अब देखिए चौथे नंबर पर आ रहे हैं स्टैनले हाल। इनका हाल खराब हो गया था, ये देखना कि स्टैनले हाल, स्टैंड पे चढ़ते चढ़ते इनका हाल खराब हो गया था। इन्होंने देखिए, अब ये प्रमुख रूप से USA के थे और इन्होंने बाल विकास के संबंध में अध्ययन किया, बालकों का सर्वाधिक अध्ययन किया। देखिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि बालक स्कूल में जाते हैं तो सर्वाधिक बोलते हैं और अधिक कोई मस्ती करता है, कोई इस प्रकार ज़्यादा बोलता है, आवाज़ करता है, तो इनका हाल खराब हो गया था। इसलिए इसी कारण इन्होंने सोचा कि मैं बालकों का अध्ययन करूँगा कि क्या कारण है मेरा बार बार हाल खराब हो रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि बालकों का अध्ययन इन्होंने किया। तो इन्होंने बालकों के अध्ययन करते हुए सबसे प्रश्नावली का निर्माण किया और बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया। इन्होंने प्रश्नावली का निर्माण करते हुए इन्होंने बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया। जैसे कि हम पहले से जान चुके हैं कि व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाती है, यानी कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक को सिद्धांत या नियमों का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। तो हमें बार बार यही है कि व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। तो हमें इंसान हो या बालक हो, शिक्षार्थी हो, सभी के व्यवहार का अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान में करते हैं। तो इसी कारण देखिए, अब इन्होंने प्रश्नावली का निर्माण किया बालकों के व्यवहार के अध्ययन करने के लिए। इससे पहले देखिए वुडवर्थ ने भी बालकों के लिए नहीं किया, इन्होंने सिर्फ सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण वुडवर्थ ने किया था, लेकिन इसमें सर्वाधिक एक्टिव रूप से कार्य स्टैनले हॉल ने किया था, क्योंकि ये बार बार इनका हाल खराब हो गया था। इसी कारण इनको बाल मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया। अध्ययन करने के लिए इन्होंने प्रश्नावली का निर्माण किया। तो अभी तक हम देखिए स्टैनले हॉल पढ़ चुके हैं और रूसो पढ़ चुके हैं। प्रकृतिवादी विचारधारा रूसो की है। और इससे पहले अगर हम चलते हैं तो जो वैज्ञानिक आते हैं कॉल सैनिक आते हैं और BF स्किनर आते हैं। तो हाँ, अभी तक हम 4 पढ़ चुके हैं। अब 5वें नंबर पर आ रहा है जॉन डीवी साहब। जॉन डीवी ये भी अमेरिका के रहने वाले थे और शैक्षिक व्यवहार का इन्होंने अध्ययन किया जॉन डीवी ने। और इन्होंने सबसे पहले प्रयोगशाला स्थापित की 1890 में। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की जॉन डीवी ने, ये शिकागो के अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1890 में कहाँ स्थापित की गई, तो शिकागो और अमेरिका में। तो इन्होंने क्या किया कि शिक्षा से उत्पन्न व्यवहार पर शोध किया। इसी कारण जॉन डीवी ने शिक्षा से उत्पन्न व्यवहार पर शोध किया, यानी बालकों के अंदर जो शिक्षा करते हुए जो बालकों के अंदर जो व्यवहार होता है उसके अंदर शोध करने वाले थे जॉन डीवी, और अमेरिका के थे ये। इन्होंने और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करी जॉन डीवी ने। तो ये 5वें नंबर के हमारे वैज्ञानिक थे। अब आ रहे थॉर्नडाइक। देखिए अगला आएंगे थॉर्नडाइक भी एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक माने जाते हैं। शिक्षा के मनोविज्ञान प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो है सबसे पहले सिद्धांत दिए थे। इसी कारण इनको प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है थॉर्नडाइक को। और ये भी अमेरिका के थे। देखिए अभी अमेरिका से 3 वैज्ञानिक शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आ चुके हैं। कौन कौन से? सबसे पहले देखिए हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो इससे पहले हमने पढ़ा, देखिए जैसे जॉन डीवी है और स्टैनले हॉल है। जॉन डीवी आए, जो सबसे पहले हाल खराब हो गया, फिर जॉन डीवी साहब आए, जॉन डीवी थॉर्नडाइक आ गए। अब थॉर्नडाइक साहब आ रहे हैं। देखिए
थॉर्नडाइक यानी सीखने के नियम दिए इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने सीखने के नियम दिए, 3 प्रमुख नियम दिए, जिसमें से मुख्य नियम दिए, 3 मुख्य नियम दिए और 5 गौण दिए। 3 मुख्य नियम दिए और 5 गौण नियम दिए। ये इम्पोर्टेंट है शिक्षा के क्षेत्र में। सबसे पहले जो सिद्धांत देने वाले थे थॉर्नडाइक, इसी कारण इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। और इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए जबकि 5 गौण नियम दिए। अब शिक्षा के क्षेत्र में दिए जिनमें मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, जिसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्होंने सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में जो मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वाधिक सिद्धांत दिए, उनका सर्वाधिक मनोविज्ञान के जो नियम है उनका उन्होंने जो नियम बनाए उनमें सर्वाधिक नियमों में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रभाव पड़ा। इसी कारण इनको शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण वैज्ञानिक माना जाता है। अब शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति शिक्षा मनोविज्ञान के शाखा के रूप में 1909 में हुई। अब देखिए जो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई, तो मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में 1900 में हुई। 1900 याद रखिए आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 में हुई, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान ने अपना स्पष्ट एवं स्वतंत्र रूप से कार्य आरंभ किया 1990 में, यानी कि 20 साल बाद इन्होंने जो शिक्षा मनोविज्ञान के अपना स्वतंत्र रूप से कार्य आरंभ कर दिया था। तो यहाँ तक देखिए हम पढ़ चुके हैं थॉर्नडाइक, जॉन डेवी और स्टैनले हॉल और रूसो और B.F. स्किनर और सबसे पहले कार्ल सैनिक। तो अब उसके बाद में देखिए जो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई, तो 1900 में एक मनोविज्ञान की शाखा के रूप में 1900 में हुई। उसके बाद में 1990 में 1920 से इन्होंने कार्य आरंभ किया स्वतंत्र रूप से। अब देखिए कुछ आप परिभाषा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कार्ल सैनिक, B.F. स्किनर, रूसो, स्टैनले हॉल, जॉन डेवी और थॉर्नडाइक। तो देखिए कार्ल सैनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ 5वीं शताब्दी से दार्शनिक में हुआ बताते हैं, अभी हम पढ़ चुके हैं। और प्लेटो का शिष्य अरस्तु, B.F. स्किनर जो थे वो प्लेटो का शिष्य थे जो कि अरस्तु को मानते हैं। और रूसो प्रकृतिवादी विचारधारा शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और प्रकृतिवादी विचारधारा इन्होंने दी। स्टैनले हॉल इनको बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और जॉन डेवी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करी। और थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए। और इस प्रकार अन्य वैज्ञानिक आएंगे जाएंगे, जैसे कि टर्मन आएंगे, फिर बुद्धि का विकास करेंगे। तो इस प्रकार जो है शिक्षा मनोविज्ञान की जो है हमने अभी तक जो है शिक्षा मनोविज्ञान की आधारशिला रखते हुए उनकी जिन्होंने अपने मत प्रदर्शित किए उनको हम पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा अब देखिए उन्होंने सबसे पहले तो अपना मत स्पष्ट किया, जैसे B.F. स्किनर ने। और अब देखिए इनकी जो प्रमाणिक जो परिभाषा दी गई वो परिभाषा अपन पढ़ेंगे। देखिए इन्होंने B.F. स्किनर ने एक स्टेटमेंट दिया कि शिक्षा विज्ञान है और सीखना विज्ञान है और सिखाना कला है। सीखना मतलब किसी चीज़ को सीखना तो क्या है, विज्ञान है, यानी कि सीखते अपन किस प्रकार, विज्ञान के नियमों के अनुसार सीखते। तो सीखना तो विज्ञान है और सिखाना क्या है, एक कला है। किसी को कुछ भी चीज़ सिखाना एक आर्ट है। तो ये किसने स्टेटमेंट दिया, तो B.F. स्किनर ने। अब देखिए B.F. स्किनर की परिभाषा पढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आती रहती है। तो B.F. स्किनर ने 2 प्रमुख परिभाषा दी। पहले पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। बस आपको दो की पॉइंट याद रखने, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। यानी कि एक तो शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा है। मनोविज्ञान की शाखा कौन है, शिक्षा मनोविज्ञान है, जिसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। कौन कहते हैं ऐसा, B.F. स्किनर। यानी कि सीखने और सिखाने की अध्ययन की प्रक्रिया का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान में। किसने परिभाषा दी है, तो B.F. स्किनर ने। दूसरी परिभाषा है इनकी शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में, कौन सी परिस्थितियों में, शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन करती है। शैक्षिक जो परिस्थितियाँ होती है उसमें जो है विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन करती है, जिसका संबंध शिक्षण एवं अधिगम से है, शिक्षण से और अधिगम से है। तो किससे है, तो शिक्षण और अधिगम से है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है शैक्षिक परिस्थितियों में, कौन सी परिस्थितियाँ शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन करती है और जिसमें शिक्षण और अधिगम से है। अब शिक्षण और अधिगम आ जाए तो B.F. स्किनर, और सीखने और सिखाने की कला भी आ जाए तो परिभाषा दी है B.F. स्किनर ने। अब शैक्षिक परिस्थितियों में अगर हम विद्यार्थी का अध्ययन करेंगे तो वह जिसका संबंध किससे होगा, तो शिक्षण और अधिगम से है। ठीक, अब चलते हैं अगला जो वैज्ञानिक आएगा, परिभाषा देगा स्टीफन।
स्टीफन फन स्टीफन यानी कि टिफिन, स्टीफन टिफिन यानी कि शिक्षा। हम जानते हैं कि स्कूलों में हम टिफिन ले जाते हैं तो हम एक में दाल रखते हैं, एक में रोटी रखते हैं, एक में सब्जी रखते हैं। तो इस प्रकार क्रमबद्ध रूप से हम सबसे ऊपर रोटी रखते हैं, फिर चावल, फिर नीचे सब्जी, ताकि कहीं धूल नहीं जाए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो क्रमबद्ध रूप से जमाना शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करती है। तो क्रमबद्ध अध्ययन करती है, कौन करती है? तो स्टीफन ने कहा है विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करती है। तो इस प्रकार जो है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का क्रमबद्ध अध्ययन करती है। कीवर्ड याद रखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करती है। किसकी परिभाषा है? तो स्टीफन की। अगला है ट्रो आ रहा है, ट्रो यानी कि ट्रो शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षिक परिस्थितियों में। कौन सी परिस्थितियों में? शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यानी कि परिस्थितियाँ कौन सी? शैक्षिक परिस्थितियाँ। और मनोवैज्ञानिक पक्षों का, मनोवैज्ञानिक जो भी पक्ष हैं उसका अध्ययन कौन किस अवस्था में करेगा? तो शैक्षिक अवस्था में करेगा। कौन करेगा? तो ट्रो करेगा। तो ट्रो शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब आते हैं क्रो एंड क्रो साहब। क्रो एंड क्रो, अब क्या देते हैं क्रो एंड क्रो? कि शिक्षा मनोविज्ञान है जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, यानी जब तक मनुष्य जब से जन्म लेता है, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने और सिखाने का वर्णन एवं व्याख्या एवं शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करती हैं। तो ये आप याद रखिए, क्रो एंड क्रो की परिभाषा है कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, कीवर्ड याद रखना आपको, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने का वर्णन और व्याख्या तो करेगी, उसके साथ शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करती है क्रो एंड क्रो के अनुसार। अब चलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? जो शिक्षा मनोविज्ञान उन्होंने अपने अपने मत स्पष्ट किए। जैसे पील महोदय ने क्या किया, कौन सा मत स्पष्ट किया कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यानी कि जो शिक्षा है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा का विज्ञान है। विज्ञान क्या है? यानी कि विज्ञान के नियम है। शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान के नियम है। तो इस प्रकार जो पील महोदय की प्रमुख परिभाषा है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। वी.एफ. स्किनर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना विज्ञान है एवं सिखाना कला है। तो ये अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं कि सीखना विज्ञान है और सिखाना एक कला है। तो इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का एक विधायक एवं शुद्ध निश्चित विज्ञान है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का एक विधायक और शुद्ध तथा निश्चित तथा, यानी कि अपन कह सकते हैं प्रमाणिक, वेद और वस्तुनिष्ठ जो है वह विज्ञान है। तो इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जैसे मनोविज्ञान और जो है शिक्षा मनोविज्ञान में क्या अंतर है। जैसे मनोविज्ञान जो है उसमें केवल व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और यह इसमें वियामक विज्ञान और विधायक विज्ञान दोनों का अध्ययन किया जाता है। ये कि नियामक विज्ञान और विधायक विज्ञान दोनों का अध्ययन किया जाता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और विधायक विज्ञान, देखिए इसमें विधायक विज्ञान का है, जबकि इसमें नियामक और विधायक दोनों हैं, ये याद रखिए। और इस प्रकार इसके सारे नियम वेद और प्रमाणिक माने जाते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि साथियों आज का कंटेंट आपको समझ आया होगा। तो इसी प्रकार जो नोट्स वो मैं आपको पूरा कराऊंगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कुछ लगे कि तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी भावना को ध्यान में रखते हुए जो है हम कुछ अपडेट जरूर करेंगे। तो आपका सभी साथियों का तहे दिल से सभी का धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।